हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पीएनबी का शेयर प्राइस 1 जुलाई 2022 को 29 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ। उस दिन यह 45 पैसे करीब बढ़ा। परसेंटेज टर्म में 1.55% बढ़ के बंद हुआ। अब इसके चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी करंट लेवल जो 29.45 है वो सही पॉइंट है एंटर करने के लिए कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हो वो चार्ट, ये मंथली चार्ट है। कब से कब तक का है ये पीरियड जो है वो शुरू से 2003 से लेके अभी तक का है। मैं इसको अगर मैं अभी थोड़ा सा फुल स्क्रीन में कर देता हूँ तो 2003 से लेके अभी तक मंथली इस चार्ट का मूवमेंट इस तरह से रहा। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें दोनों ही है, अप ट्रेंड रहा, उसके बाद में डाउन ट्रेंड रहा, फिर अप डाउन ये चलता रहा। लेकिन इस अप डाउन होने के बाद में एक चीज यहाँ पे तो क्लियर है कि कुछ पीरियड थे जहाँ पे ये स्टॉक जो है एक एक कंसिस्टेंट वे पे आगे बढ़ रहा था। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2003 से लेके 2008 तक का पीरियड, ठीक है। अब 2008 में क्या हुआ था वो सबको मालूम है। उसके बाद में फिर ये बड़ा कम हुआ। तो अभी हम इतना पीछे जाके जो है स्टॉक के प्राइस को एनालाइज करेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं उनका जो री रेटिंग, एक प्रकार से जो री रेटिंग हुआ है वो री रेटिंग हुआ है 2020 में। कोविड आने के बाद में इस सभी स्टॉक्स में एक प्रकार से री रेटिंग हुआ है। अभी ये चार्ट तो इस स्टॉक का चार्ट तो इस तरह से दिख रहा है। अगर आप दूसरे और स्टॉक्स को देखोगे तो आपको उसमें क्लियरली अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड विजिबल हो जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड विजिबल हो जाएगा, साइडवेज है तो साइडवे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है, ये पीरियड, ये जो से आप देख रहे हो ये कौन सा, ये अगर मार्च से या अप्रैल से, मार्च अप्रैल 2020 में, मार्च अप्रैल 2020 में जो प्राइस था ये करीब जो है वो 30-31 के लेवल पे था, ठीक है। अभी 2022 में प्राइस है 29.45। मतलब ये कि एक प्रकार से ये समझ लो कि पिछले 2 साल में, 2 साल जिसने भी 2 साल पहले इवन कोविड आया तो जब इसका सबका प्राइस गिरा था उस पीरियड में भी किसी ने लिया होगा तो उसको कोई रिटर्न नहीं मिला इस स्टॉक में। लेकिन इस चार्ट को देखने से ये भी समझ में आता है कि ये 2020 में 27 के लेवल पे रहा। उसके बाद में उस लेवल से बढ़ के ये आया 45 के लेवल तक भी आया, 45-55 तक भी आया है, उससे ऊपर भी गया है ना, 48 के लेवल तक भी गया है। मतलब 29-30 के लेवल से ये 48 के लेवल पे भी गया है। अब 30 के लेवल से 48 के लेवल में आप परसेंटेज टर्म में सोच सकते हो कि कितने का अप हुआ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एरिया को, मतलब ये जो मार्च 2020 से लेके अभी तक के इस पीरियड को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और मंथली चार्ट की बजाय जो है अब यहाँ पे हम कर लेते हैं डेली चार्ट, ठीक है। अब डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि अब डेली चार्ट में ये क्या बता रहा है। तो ये आ जाते हैं हम जो है, ठीक है, ये आ गए। ये यहाँ ये जो कोविड वाला टाइम में जो है मार्केट जो गिरना चालू हुआ था इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस जगह पे हमें दो चार चीजें देखनी है। अब ये समझ लेने का अब ये डेली चार्ट है, ठीक है ना। अब डेली चार्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये मई वाला पीरियड, तो मई वाले पीरियड में जो है ये लेवल जो है वो रहा कितना, 26.6 का लेवल, ठीक है, ठीक है ना, 26.6 का लेवल। ये कब रहा है, आज से 2 साल पहले, ठीक है ना। उसके बाद में फिर से अगर आप देखोगे मार्केट अप गया, मतलब ये स्टॉक अप गया, और उसके बाद में फिर से ये 26.6 के लेवल में रह गया अक्टूबर 2020 में। मतलब मई 2020 और अक्टूबर 2020 में दोनों बार ये जो है ये 26.6 के लेवल पे आया और फिर वहां से जो है ये रिकवर किया। समझ गए, इसको समझ लेना। तो इसका जो सपोर्ट है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, अभी मैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो ब्रेक हो सकता है बट ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ये। और आपने ओवरऑल चार्ट भी देखा है तो जब री रेटिंग के बाद में जो है जहाँ पे दो ऑलरेडी
एक पक्का सपोर्ट आपको मिल गया है, मतलब 26.60। अब ये नंबर याद रख लो, 26.60। ये दो सपोर्ट आपको जो है 2 बार टच भी हुआ है। तो ये समझ लो कि जो है अभी अगर ये प्राइस जो है पे जो है ये स्टॉक अगर ये गिरता भी है तो ये 26.6 तक के लेवल पे आएगा, फिर वहां से रिकवरी हो जाएगी। करेक्ट। अब रिटेल इन्वेस्टर के साथ में होता क्या है कि वो वेट करते हैं कि सही टाइम में एंटर करने का, और उस वेट करने के बाद में जैसे ही रिवर्सल होता है, प्राइस ब्रेकअप होता है, फिर क्या होता है ना कि उनको फिर दिखता है कि ये तो फटाफट 2-4 दिन में जो है इतना प्राइस बढ़ गया। अब कोई डेली तो फॉलो कर नहीं पाता है। अब डेली फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत यही हो जाती है कि 2 दिन 3 दिन में जो है प्राइस फिर इस तरह से बढ़ता है, फिर लगता है कि नहीं थोड़ा सा कम होगा तो खरीदेंगे, फिर वो कम जो है वो होता नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप कोई खरीदता है 29.45 के लेवल में अगर खरीदता है तो उसको अगर डाउन टर्न में भी देखना है तो कितना, 3 रुपए, मतलब यहाँ से 3 रुपए, ठीक है, जो कि करीब 10%। यहाँ पे यहाँ से कुछ 10% जो कि नहीं होगा, बट 10% नीचे आने की संभावना बनती है, और वहां पे ये सपोर्ट ले लेगा। और उसके बाद में जो है फिर जो है वहां से ये अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है। अगर गिरेगा तो ही गिरेगा तभी ये सपोर्ट लेवल पे आएगा ना, नहीं गिरा तो, नहीं गिरा तो फिर तो करेक्ट, कुछ नहीं बोल सकते ना, नहीं गिरा तो अब इसको थोड़ा सा और दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो है मैं क्या करता हूँ ना, इस स्टॉक को अभी करंट में कैसा ट्रेंड चल रहा है उसको भी देखते हैं जरा। ठीक है, अब करंट में ये है डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है डाउन ट्रेंड है। अब इसमें अगर हम जो है ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, तो ट्रेंड लाइन हम कहाँ से लगा लेते हैं, हम जो है यहाँ पे लगाते हैं ट्रेंड लाइन को, ये छोटे पीरियड में ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा और ऊपर से भी करें, यहाँ से भी लगाएं तो करीब ये ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में एक चीज़ और आपने देखा होगा कि ये स्टॉक कैसे ये लेवल पे और एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको अगर मैं देखूं तो एक प्रकार से ये सपोर्ट, ओके। अब क्या दिख रहा है, ये जो मुझे लगता है कि अगर ये नीचे आता भी है ना तो ये 28.45 वगैरह के लेवल पे आएगा, और उसके बाद में वहां से ये रिवर्सल ले लेगा। एक प्रकार से जो है ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो, या तो फिर हम यहाँ से भी एक ट्रायंगल, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो आप अब ट्राई करो, ठीक है ना। यहाँ से भी अगर मैं एक बनाता हूँ ट्रेंड लाइन तो क्या बनेगा, नहीं, यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बड़े बड़े उसमें देखते हैं तो थोड़ा सा ये कट करके आएगा, लेकिन वहां पे भी अगर आप ये देखो कि अगर ट्रेंड लाइन बन भी रहा है ना, तो क्या बन रहा है, इस दोनों ट्रेंड लाइन के बाद में जो है हो क्या रहा है, ट्रायंगल। यहाँ से अगर मैं यहाँ से खींचता भी हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्सेप्शनल डाउनटर्न को हटा दो, तो यहाँ से आने के बाद में क्या आ रहा है ये, तो अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि इसका जो लेवल है ये लेवल एक सही टाइम है एंटर करने का। अब अगर आप मार्केट को, ये तो उनके लिए हो गया कि जो मार्केट को एकदम डेली कंटिन्यूस वे पे नहीं देख पाते हैं, जो मैं तो बोलूँगा कि जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो एटलीस्ट वीकली तो अपने स्टॉक को और जो वॉच लिस्ट है उसको देखता होगा। तो जो डेली नहीं देख के जो है हर 2-3 दिन में देखते हैं, उनके लिए है कि ये राइट टाइम में है कि यहाँ पे आप निवेश कर दो, और उसके बाद में अगर ये डाउन ट्रेड आता है तो जो है एवरेजिंग कर दो। एवरेजिंग करने के बाद में जो है आपका अभी 29.45 है, अगर 28.4 में आता है
उससे थोड़ा सा कम होता है तो एक एवरेजिंग कर दो, 28 26.6 के लेवल पे आ गया तो दूसरा एवरेजिंग कर दो और उसके बाद में फिर वेट करो। ठीक है, एक तरीका ये है। लेकिन आप और ज़्यादा सेफर वे में जाना चाहते हो, बट उसके लिए आपको जो है मार्केट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और आपको ये है कि फिर उस समय ये प्राइस जो है उस प्राइस में शायद ना मिले। हाँ, लेकिन उस समय होगा ये कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। मतलब ये कि थोड़ा सा हाई प्राइस में लोगे और उसके बाद में और हाई जाने की संभावना रहेगी, मतलब वो पॉसिबिलिटी फिर एकदम बढ़ जाएगी। यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड है तो हो सकता है कि और नीचे जाए, उसकी संभावना है। लेकिन एक बार अब रिवर्सल होने के बाद में फिर जो है, लेकिन वही है कि रिवर्सल होगा तो आपको ये 29.45 के लेवल में ना मिल के थोड़ा सा ज़्यादा के लेवल में मिल सकता है, ये एक संभावना है। बट अगर आप उसके लिए एग्री हो तो मुझे लगता है कि आपको अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको देखना है कि दूसरे और एक दो इंडिकेटर जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो हम इंडिकेटर को और देखने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है दो तीन इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है। तो MACD जो है, ठीक है, MACD को अगर हम देखते हैं पिछले कुछ समय से, तो ये MACD जो है ये इस पीरियड में था, 12 महीने वाला पीरियड में था, जहाँ पे एक लेवल आ गया था जहाँ पे लिया जा सकता था। उसके बाद में करीब ये 20 मई के पीरियड में इस स्टॉक में एंटर किया जा सकता था, वो पास्ट हो गया, उसको हटा दो। उसके बाद में फिर एक बार मौका आया था जून में। अभी जो है ये RSI जो है वो मिड में है, मतलब ना तो ओवरबॉट है ना तो ओवरसोल्ड है। तो आप जो है दूसरे इंडिकेटर को देखना है। अब दूसरे इंडिकेटर में जो है यहाँ पे आप MACD को देखो। तो MACD को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि MACD जो है बोल तो रहा है कि भाई इसमें खरीद लो, अप ट्रेंड आ सकता है करके। ठीक है, अब एक इंडिकेटर बोल रहा है ठीक है ओके, कुछ देख लो क्या करना है। MACD में जो है वो ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मूविंग एवरेज। तो थोड़ा सा मूविंग एवरेज को डिटेल में देखते हैं। अब चूंकि अब कोई इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है तो ये बहुत छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज देखने से बात नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा बड़े पीरियड का। तो अब आप फॉलो कर सकते हो, कोई 34 फॉलो करता है, कोई 50, कोई 100, 144, 200। बट आपको ये देखना है कि आप मूविंग एवरेज में अगर आपके बेस पे आप बाई या सेल करना चाह रहे हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ पे दो तीन मूविंग एवरेज जो है ना कन्वर्ज हो रहे हैं। जैसे कि अब इसको देखो, ये पीरियड में आपको दिख रहा है, ये वाला कौन सा पीरियड हो गया, ये सितंबर वाले में, कि मतलब मैं तीन ये जो मूविंग एवरेज लिया हूँ 34, 50 और 100 का। अब ये 34, 50 और 100 देखो, ये जो है बिल्कुल एकदम एक जगह कन्वर्ज हुए और उसके बाद में फिर जो है प्राइस मूवमेंट हुआ। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हुआ लेकिन जैसे यहाँ पे डाउन हुआ प्राइस गिर गया। करेक्ट, उसी तरह ये पीरियड में, ये 28 जनवरी के पीरियड में, और फिर उसके बाद में अभी तक ऐसा कुछ मौका नहीं दिख रहा है जहाँ पे जो है। अभी देखो ये तीनों मूविंग एवरेज कहाँ कहाँ है, बहुत बड़ा गैप है। मतलब जब कन्वर्ज होगा ना तो सही टाइम बनता है, अभी बहुत बड़ा गैप है। पहला चीज तो पहला चीज तो गैप है। दूसरा चीज ये है कि 34, चाहो तो आप थोड़ा सा और कम भी कर सकते हो। अगर मैं 34 को जो है थोड़ा सा कम कर दूं, 20 का पीरियड करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ओके, अब 20 का पीरियड और उससे कम करने से क्या होगा, एकदम ही क्लोज हो जाता है तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये 20 का पीरियड में जो है वो, तो 20 के पीरियड से भी, मतलब 20 का भी मूविंग एवरेज से अभी प्राइस नीचे चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको चुपचाप वेट करना है और जैसे ही देखते रहना है कि मूवमेंट होने दो, थोड़ा सा बढ़ेगा बढ़ने दो, कम होता है होने दो, बस वेट करो। जैसे ही ये तीन मूविंग एवरेज, तीन में जो है ना, ये 100 वाले को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये 20 वाला हो गया, ये 50 वाला हो गया, बीच में 34 डाल दे तो और अच्छा है। तो 20, 50 और 34, 100 वाला क्रॉस कर गया तो श्योर शॉट सिग्नल है। बट उसके पहले अगर ये जो है, ये जो भी है, ये भी अगर आप कन्वर्ज होके जो है एक अप ट्रेंड में आ गया तो फिर आप जो है उस पीरियड में जल्दी से आपको MACD और RSI देखना। और अगर वो दोनों भी बोल रहे हैं कि बाई कर दो तो चुपचाप आप PNB में बाई कर लेना। और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में काफ़ी समय से मोमेंटम नहीं है, और जो हिसाब से अभी इकोनॉमिक सिनारियो भी बना हुआ है तो आपको ये भी सोचना है ना कि अब जैसे US की बात करें तो US में इन्फ्लेशन एक मेन कंसर्न हो गया है, और इन्फ्लेशन मेन कंसर्न होने के पीछे रीज़न है एनर्जी सप्लाई।
एनर्जी सप्लाई का प्रॉब्लम के पीछे कारण है यूक्रेन रसिया का वॉर, बहुत सारा चीज़ आ गया। अब जो है ये इन्फ्लेशन जो है वो, अच्छा कोविड के पीरियड में जो है लिक्विडिटी भी काफ़ी बढ़ी थी यूएस में, तो अब इन्फ्लेशन है। अब अभी का इन्फ्लेशन के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर अगर मेन रीज़न, ठीक है बाकी सब 30% 40% हुए, मेन रीज़न अगर 60% अगर एनर्जी सप्लाई का एक रीज़न हो गया जिसके कारण सब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, तो फिर ये तो शॉर्ट टर्म में जाने वाला नहीं है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर अभी वहाँ पे रेट हाइक होने वाला है, रेट हाइक हो ही रहा है। अब इस तरह से रेट हाइक होगा तो ऑब्वियस है फिर ग्लोबल डिस्ट्रप्शन होगा, और हम भी कब तक बचे रहेंगे। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हो सकता है कि हमें जो है रसिया से सस्ते में तेल मिल रहा है जिसके कारण सब ये सोच रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। जब ग्लोबल डिस्ट्रप्शन होगा तो फिर इंडिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी का जो 4 से 2 उस समय का जो पीरियड है आगे का, वो उतना उतना फ्रूटफुल नहीं है जब तक प्रॉपर प्रॉपर जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल ना हो। मतलब अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, एक तरफ वार है, एक तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन है, और दूसरे कई कंट्री के बीच में आपस में और दूसरा कुछ ना कुछ तनाव है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं तो उसके कारण मार्केट में जो है एक मोमेंटम आना एक डायरेक्शन में बहुत मुश्किल है। अप एंड डाउन टर्बुलेंस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये सब टर्बुलेंस वगैरह के बावजूद आपको ये सोचना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कौन कौन से ऐसी कंपनियां हैं जिनको नुकसान, मतलब फायदा ज़्यादा ना हो पर नुकसान ना हो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वो एफएमसीजी है, क्या वो ऐसे हैं जहाँ पे प्राइस जो है वो कंपनी जो है सीधा कस्टमर को पास ऑन कर देती है, ऐसी जगह है क्या। बैंक में क्या होगा भाई, बैंक में भी वही है। बैंक का बिजनेस में, अब बैंक का ब्याज का ही बिजनेस है मेन, ब्याज दर बढ़ेगी तो बैंक थोड़ी ना अपना अब्जॉर्ब करेगा, बैंक भी बढ़ा देगा। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंटिन्यूस ऐसे चलते ही रहेगा। हाँ ठीक है, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है तो लोगों में जो है फिर वो लोन लेने का कैपेसिटी या सोच वो सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बट अदरवाइज आपको ये देखना है कि क्या बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक स्लो डाउन की सिचुएशन में या हाई इन्फ्लेशन के समय क्या बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत हो सकती है क्या, सिर्फ एक क्वेश्चन करना। अगर हाँ तो आप सोचो, अगर नहीं तो पीएनबी को वॉच करो और इसमें जो है पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको खरीदो, आप अपना एनालिसिस करो। और मैंने तो खाली अभी ये टेक्निकल चार्ट के बेस पे आपको बताने की कोशिश की है। आपको जो है वो अभी फंडामेंटल आप कंपनी का देखो, और जब आप फंडामेंटल देखोगे तो लगेगा कि नहीं कंपनी तो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी के रेवेन्यू में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल चार्ट में जो मैं बताया हूँ आप उसको समझने की कोशिश करो, और जो है इस स्टॉक में एंटर करने का सोच सकते हो। तो बस दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट थोड़ा सा डिटेल में भी बताना आपको ज़रूरी था। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। बट खरीदने से पहले आपको ये जानना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो सोच समझ के आप इन्वेस्ट करना। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।